नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेघालय के अपने दौरे पर मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। स्पॉन प्रयोगशाला मशरूम स्पॉन के उत्पादन को देगा बढ़ावा। साथ ही मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी किया शुभारंभ। पीएम ने कहा, अपने 8 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं को किया दूर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर दिया जोर। कहा, भारत जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्यों को लेकर कर रहा है काम। विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए धनी देश। सम्मेलन में भूमि और तटीय इलाकों का 30% संरक्षित करने की गई अपील। जल संरक्षण और नदी कायाकल्प पर आयोजित 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ संपन्न। बड़े बेसिनों के संरक्षण के लिए छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर दिया गया जोर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अंबाबाई किसान समृद्धि विद्यापीठ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप किसान करें खेती। बुंदेलखंड का विकास केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेघालय को 2,500 करोड़ की विकास सौगात दी तो नॉर्थ ईस्ट के प्रति विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट और एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट का मंत्र दिया तो अपनी सरकार के द्वारा बीते 8 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रकृति, संस्कृति और समृद्धि का प्रदेश मेघालय रविवार को राज्य के विकास उत्सव में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर 4G मोबाइल टावर्स को देश को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत 320 से ज्यादा टावर बन चुके हैं, जबकि लगभग 890 निर्माणाधीन हैं। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मशरूम विकास केंद्र में स्पॉन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके अलावा मेघालय में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने शिलांग दिएंग पसो सड़क का शुभारंभ किया। साथ ही मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उमसावली में IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिलांग यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही तुरा में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 का भी शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने विवादों के बॉर्डर पर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर पर बल दिया है। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच
सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे उनको सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर या सीमा क्षेत्र आखिरी छोर तक नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। इसलिए सीमावर्ती गांवों में बॉर्डर विलेज योजना के तहत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना, इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अक्सर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 आधार स्तंभों यानी शांति, बिजली, पर्यटन, 5G कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल, क्षमता पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए देश का प्रवेश द्वार है और पूरे क्षेत्र के विकास का केंद्र बन सकता है। तापस भट्टाचार्य के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिलांग। पीएम मोदी रविवार को त्रिपुरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने 4,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात राज्य को दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है। रविवार को पूर्वोत्तर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय के बाद त्रिपुरा पहुंचे और 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 2,05,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनका घर मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आनंद नगर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने अगरतला बाईपास, खैरपुर, अमतली, NH 8 के चौड़ीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करने वाली 112 सड़कों के सुधार के लिए भी आधारशिला रखी। अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों और सबको बेहतर अवसर मिले।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैव विविधता के संरक्षण के अपने लक्ष्यों को लेकर कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों का सही और समुचित उपयोग समय की मांग है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में सदस्य देशों से 2030 तक अपनी भूमि और तटीय इलाकों का 30% संरक्षित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही अमीर देशों से अपने पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सालाना $20 अरब खर्च करने को भी कहा है। COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए चीन ने उन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए एक समझौते के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित मसौदा पेश किया, जिस पर जीवन निर्भर है। धनी देशों में 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर $20 बिलियन सालाना करने का आह्वान किया है, जो 2030 तक बढ़कर $30 बिलियन प्रति वर्ष हो जाएगा। मसौदे में अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से संरक्षण और प्रबंधन का भी जिक्र है। जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आयोजित 3 दिवसीय 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें बड़े बेसिनों के संरक्षण के लिए छोटी नदियों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन जल पर्यावरण और प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से देश में एक राष्ट्रीय नदी ढांचा बनाने की तत्काल जरूरत पर सहमति व्यक्त की। ये ढांचा नदी की स्वच्छता, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व की निगरानी के लिए मानदंड निर्धारित करेगा। इसके अलावा सभी विशेषज्ञों के इस पर एक समान विचार थे कि केवल जैव रासायनिक मापदंडों के आधार पर नदी की स्वच्छता की दिशा का पता नहीं लगाया जा सकता। नदी में मौजूद जलीय जीवन की स्थिति नदी के स्वास्थ्य का सूचक हो सकती है। इस प्रक्रिया में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नदी में विकसित विदेशी प्रजातियों की जगह जलीय जीवन की स्वदेशी प्रजातियों को शामिल किया जाना चाहिए। NMCG के महानिदेशक ने कहा कि नमामि गंगे ने जल प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों को फिर से प्राप्ति को सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाना, जिससे कि नदियां प्रदूषित न हों। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर आयोजित चर्चा में यूरोपीय संघ, नॉर्वे, जर्मनी और स्लोवेनिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने पाया कि जिस तरह से नदियों की कायाकल्प की दिशा में काम हो रहा है, भारत नदी विज्ञान के विश्व शिक्षक के रूप में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अंबाबाई किसान समृद्धि विद्यापीठ अंबाबाई और बुंदेलखंड कृषि विकास एवं जल संचयन संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रबी गोष्ठी एवं किसान मेले में मंत्री ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि जल संरक्षण की दिशा में जनपद में जल सखियों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सदुपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 7.5 क्विंटल बीजों का निःशुल्क वितरण कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं, जिसके तहत खेत तालाब योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड में अनेक तालाब खोदे जा रहे हैं। कृषक भाई अपनी आय में वृद्धि लाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने खेतों में उत्पादित फसल का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे आपातकालीन स्थिति में उन्हें सरकार की सहायता प्राप्त हो सके। किसान योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हुए अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ें। शाही ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास केंद्र सरकार एवं प्रदेश कर सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात लगभग 12.5 हजार तालाब खोदे गए हैं, जिसमें वर्षा जल संचयन के साथ साथ भूमिगत जल स्रोतों में वृद्धि हो सके। इन तालाबों में वर्षा जल संचयन से एकत्रित पानी का प्रयोग खेतों की सिंचाई में किया जा सकता है।
और आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी पहल जब छत्तीसगढ़ के बालोद में जंगलों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं ने जंगली जानवरों की वेशभूषा ही अपना ली। इस अलग से प्रयोग से लोग बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आदमी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है। कुछ ऐसा ही कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। ये युवा पेड़ों को बचाने के लिए जंगल बॉय बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तालाब हमारा अमूल्य धरोहर है भैया हो, तालाब न बचाना है और तीन पार में पेड़ लगाना है, इनमें हरियाली यही। लोगों के बीच जाकर न सिर्फ पेड़ों को काटने से मना करते हैं बल्कि उन्हें पौधा वितरण कर उसे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। गांव-गांव जाकर युवा ग्रामीणों के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं। साथ ही साथ स्कूली बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता रैली भी निकालते हैं और रैली में शामिल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा रहे हैं कि ये ना रहेंगे पेड़ पौधे तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप खेत में फलदार पौधा लगाइए, इससे आपका अर्निंग होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आज मैंने स्कूली बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया। ये छोटे छोटे बच्चे हमें देखेंगे तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे इनके अंदर लगाव पैदा होगा। जंगल बॉय का रूप धारण कर ये युवा क्षेत्र के जंगलों के पहाड़ी इलाकों का भी भ्रमण करते हैं और वहां पर पौधारोपण करते हैं। इतना ही नहीं, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी ये लोग अभियान चला रहे हैं। वन्य प्राणियों को जंगलों तथा वन्य प्राणियों को बचाने के लिए ये युवा वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं। और देखिए, सकारात्मक कार्य का नतीजा भी सकारात्मक ही होता है और इस कार्य के लिए उन्हें ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। युवाओं की इस मुहिम में क्षेत्र के लोक कलाकार भी सहभागी बने हुए हैं। ये लोक कलाकार अपने दल के साथ गांव-गांव जाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। खास बात यह है कि ये लोग बिना किसी सरकारी मदद के अपनी पॉकेट मनी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी शुद्ध वातावरण का आनंद ले सके। हम हर गांव में जाकर यह सूचना देते हैं और माध्यम से जगाते हैं कि आप पेड़ बचाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जब भी हम कुछ दे सकते हैं तो फल, फूल और वृक्ष ही है, जिसके माध्यम से पर्यावरण शुद्ध रहेगा और प्रकृति संतुलित रहेगी। युवाओं का ये दल जंगल संरक्षण के महत्व से भी लोगों को अवगत कराते हुए तालाबों के संरक्षण के लिए लोगों से अपील कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इन युवाओं का प्रेम और लगाव सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 के बाद से किसानों के जीवन में क्रांति ला रही है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में भी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का आकांक्षी जिला खंडवा कृषि प्रधान। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं लंदन के एक कृषि फार्म में। ये कृषि फार्म जमीन के नीचे तकनीक की मदद से वर्टिकल तरीके से खेती करने का एक नया विकल्प बना रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ रही है, बढ़ती आबादी से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति संकट में है, बढ़ते शहरीकरण से घनी आबादी वाले क्षेत्र में पारंपरिक कृषि के लिए जमीन कम पड़ रही है। ऐसे में लंदन का जीरो कार्बन वर्टिकल फार्म खेती में एक नया प्रयोग कर रहा है। लंदन का ये जीरो कार्बन वर्टिकल फार्म जमीन के 100 फीट नीचे स्थित सुरंगों में तकनीक की मदद से यहाँ खेती करने का नया विकल्प बना रहा है। फार्म में बीजों को मिट्टी की जगह कालीन के कट्टों पर बोया जाता है, जिससे इसमें सामान्य कृषि की तुलना में 70 से 90% तक कम पानी खर्च होता है। इसके साथ ही खेती के लिए सामान्य की तुलना में 95% तक कम उर्वरक का प्रयोग किया जाता है।
हम पानी को रिसाइकल करके बार बार उपयोग कर सकते हैं। हम इस तरीके से पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव के साथ पूरे साल फसलें उगा सकते हैं। जीरो कार्बन फार्म्स ने 2023 में अपने बढ़ते स्तर को दोगुना करने की योजना बनाई है। इस नए तरीके में पैदावार के लिए गैर जरूरी रसायनों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं इस उद्योग के लिए भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे लगता है कि यह तकनीक का सही प्रयोग है। मैं भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। जरा सोचिए, क्या ये भविष्य में खेती का एक तरीका हो सकता है? जीरो कार्बन वर्टिकल फार्म इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भविष्य में फार्म कैसे देख सकते हैं। आज वर्टिकल फार्मिंग एक तेजी से बढ़ रहा उद्योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 के बाद से किसानों के जीवन में क्रांति ला रही है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले खंडवा में भी किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेबों के बागों में कैंकर दिखाई देने पर सेबों की तुड़ाई के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान गिरे हुए फलों और पत्तियों को इकट्ठा करके उन्हें गोबर के गड्ढे में डाल दें। हिमाचल में ही सेब के नए बागानों के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दें। सेब की तुड़ाई के बाद वूली एफिड दिखने पर सेब के बागों में जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की खेती कर रहे किसान इस मौसम में इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि इस मौसम में सरसों में रस चूसक कीट का खतरा रहता है। अगर यहाँ सरसों की फसल में सफेद रतुआ का प्रकोप दिखाई दे रहा हो और संक्रमण ज्यादा हो तो डाइथेन M45 को पानी में मिलाकर छिड़के। हिमाचल प्रदेश में आड़ू के पेड़ के तने से गोंद निकल रहा होता है तो इसके नियंत्रण के लिए बोर्डेक्स पेंट लगा दे। साथ ही इनके पेड़ों को खरपतवारों से मुक्त रखें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लहसुन की फसल की अच्छी पैदावार के लिए 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। साथ ही इसकी निराई गुड़ाई भी करें। शिमला में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली में टिड्डी कीट से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं छिड़के। उत्तराखंड में पत्ता गोभी में घास की वृद्धि को कम करने और मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पलवार लगा दे। उत्तराखंड में गाजर की फसलों को सीधी धूप से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ा ले। उत्तराखंड में ही लहसुन की अच्छी पैदावार के लिए 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। उत्तराखंड के घाटी वाले इलाकों में आलू की फसल की ऊंचाई अगर 15 से 22 सेंटीमीटर हो जाए तो उसकी निराई और गुड़ाई कर ले। उत्तराखंड के किसान पालक, धनिया और मेथी को काटने के बाद उथली गुड़ाई करें और इनमें यूरिया डालें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी। में दहिया भी कहा जाता है।
रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो आपने देखा कि इस मौसम में किसान कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए दुनिया को एकजुट होने का संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, तवांग मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपना उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमारी ही सेना पर प्रश्न उठा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारी सेना के लिए एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी थी। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी में स्वर्ण विधान सौध में सत्र शुरू होने से पहले स्वर्ण विधान सौध में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया। वहीं विधानसभा हॉल में सावरकर का चित्र लगाने के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ ही वायु प्रदूषण का कहर भी बढ़ रहा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी है। राजधानी के कई हिस्से गहरे कोहरे की चपेट में हैं। सुबह में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में धुंध और कोहरा छाया रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ थीम के साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया। निर्माण भवन से शुरू हुई इस साइक्लोथॉन में स्वास्थ्य मंत्री ने कर्तव्य पथ होते हुए तुगलक रोड तक साइकिलिंग की। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.1 तीव्रता भूकंप का कंपन महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। असम के नगांव जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। जिले के भूमुरगुरी ग्राजिंग रिजर्व, जमाई बस्ती, रामपुर, कदमोनी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों ने करीब 1000 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।